पांडे कोचिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 से जो रिलेटिव है हिस्ट्री पार्ट 3 जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद जो पार्ट है उसको लेकर हम आए हैं और जो थ्योरी टाइप का है क्वेश्चन उसको हम लेकर आए हैं। एक बार जरूर आप इसको जरूर देखें। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख यानी 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर का एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम का क्षेत्र आता है। यानी जब हम दक्षिण पूर्व एशिया में जाएंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में आपको लगभग 3 लाख यानी 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र फैला है, ठीक है ना। और जिसमें उस समय लाओस, कंबोडिया और वियतनाम का क्षेत्र आता था। यानी इसमें जो है लाओस, वियतनाम और कंबोडिया का क्षेत्र आता था। कह रहा है कि इसमें थोड़ा आप देखेंगे कि इसमें जो क्षेत्र था हिंद चीन का, इसमें कुछ पर भारत का अधिकार था और कुछ पर चीन का क्षेत्रों का क्या था, अधिकार था। जैसे वियतनाम का अनाम और तोकिन है तो अनाम और तोकिन पर चीन का संस्कृति का प्रभाव था और जो लाओस और कंबोडिया है उस पर भारत की संस्कृति का प्रभाव था। आगे कह रहा है कि हिंद चीन की जो उत्तरी सीमा है, जो हिंद चीन की उत्तरी सीमा है वह उत्तरी सीमा यह चीन को छूती थी, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा कि हिंद चीन की जो उत्तरी सीमा है वह किसको छूती थी, तो वह उत्तरी सीमा चीन को छूती थी। आगे कह रहा है कि इसके दक्षिण में चीन सागर पड़ता है। क्वेश्चन आएगा कि हिंद चीन के दक्षिण में क्या आता है, तो चीन सागर आता है। फिर बात करेंगे पश्चिम में, तो पश्चिम में इसके म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। क्वेश्चन आएगा कि हिंद चीन के पश्चिम में क्या होता है, तो म्यांमार का क्षेत्र आता है। अब आगे जाएंगे तो इसमें कह रहा है कि वियतनाम के तोकिन और अनाम पर किसका प्रभाव था। मैंने पीछे बताया था कि जो वियतनाम एक देश है, ठीक है ना, और इसका दो क्षेत्र था तोकिन और अनाम। इस पर पूछेगा कि किस देश का संस्कृति का प्रभाव था, तो इस देश पर चीन की संस्कृति का क्या था, प्रभाव था। आगे तोकिन और अनाम पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। क्वेश्चन आएगा कि जो तोकिन और अनाम है इस पर किस धर्म का प्रभाव था, तो बौद्ध धर्म का प्रभाव था। फिर कह रहा है कि लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। पीछे मैंने बताया था कि जो हिंद चीन का क्षेत्र है लाओस और कंबोडिया, पूछेगा कि इन दोनों पर किस संस्कृति का प्रभाव था, तो यहां पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। आगे कंबुज राज की स्थापना, कंबुज राज की जो स्थापना होती है वह 4वीं शताब्दी में होती है। क्वेश्चन याद रखना कि कंबुज राज का स्थापना कब होता है, 4वीं शताब्दी में होता है। और यहां का जो राजा था वह कैसा था, तो वह राजा भरतवंशी था। क्वेश्चन ये भी ठीक है कि कंबुज राज का जब स्थापना 4वीं शताब्दी में होता है तो वहां का राजा कौन बना, एक भरतवंशी बनता है। आगे जाएंगे तो कह रहा है कि कंबुज कहां की संस्कृति का प्रधान केंद्र था। क्वेश्चन आएगा कि कंबुज कहां की संस्कृति का प्रधान केंद्र था, तो जो कंबुज है वो भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। याद रखिएगा कि कंबुज भारतीय संस्कृति का क्या था, प्रधान केंद्र था। आगे अंकोर मंदिर का निर्माण किसने किया था। एक मंदिर है यह पड़ता है कंबोडिया में। याद रखना कि अंकोर जो मंदिर है कहां पड़ता है, कंबोडिया में, और इसका निर्माण राज्य सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था। क्वेश्चन ये अच्छा है कि अंकोर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, और राज्य सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था। आगे चलेंगे, कह रहा है कि पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र किसे बनाया था, मलक्का को। यानी अब एक चीज है कि सबसे पहले हिंद चीन में कौन आए थे, तो हिंद चीन में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे। जो हिंद चीन है यहां पर सबसे पहले पहुंचने वाले कौन थे, व्यापारी थे। और इन्होंने सबसे पहले अपना जो व्यापारिक केंद्र है जहां से ये लोग व्यापार करते थे, उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र मलक्का को बनाया। आगे है कि कंबुज राज का पतन कब होता है, तो 16वीं शताब्दी में होता है। जो कंबुज राज है उसका जो पतन है कब होता है, 16वीं शताब्दी में होता है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण यह था कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था था जब तक भारतीयों के हाथ में था तब तक ठीक है, लेकिन वहाँ पर फिर क्या होता है, उथल पुथल मच जाता है, जिसके कारण वहाँ पर इसका पतन हो जाता है 16वीं शताब्दी में। क्वेश्चन आएगा कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम कौन थे, तो हिंद चीन पहुँचने वाले और जो प्रथम थे व्यापारी, मैंने पीछे बताया था वो कौन थे, पुर्तगाली थे। यानी सबसे पहले हिंद चीन में पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे, पुर्तगाली लोग थे, और उन्होंने सबसे पहले वहां पर व्यापार करने का काम किया था।
आगे है कि 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद पहुंचते हैं। क्वेश्चन आएगा कि फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद कब पहुंचते हैं? 17वीं शताब्दी में, ठीक ना। 17वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी व्यापारी वो कहाँ पहुंचते हैं? वो पहुंचते हैं हिंद चीन पहुंचते हैं कब? 17वीं शताब्दी में। आगे हैं कि फ्रांस अन्नाम के क्षेत्र में रुचि कब लेने लगा? 1747 के बाद जो फ्रांस है वह अन्नाम के क्षेत्र में क्या करता है? रुचि लेने का काम करता है। 1787 में फ्रांस को कोचिन और चीन के शासकों के साथ संधि का मौका मिला। क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस को कोचिन और चीन के क्या शासक के साथ संधि का मौका कब मिलता है? तो 1787 में फ्रांस को यह संधि का करने का मौका मिलता है। आगे 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन में फ्रांसीसी व्यापारियों की बढ़ती गतिविधि के कारण क्या होता है? उग्र आंदोलन होता है। यानी अब धीरे धीरे फ्रांसीसी क्या कर रहे थे? अब वो हिंद चीन में अपना हस्तक्षेप कर रहे थे और वो जो चीज़ था वो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए वहाँ उग्र आंदोलन होने लगा। किसके विरोध? फ्रांसीसियों के विरोध, कि भाई आप लोग दखल मत दीजिए। ये कब होता है? 19वीं शताब्दी में क्या होता है? यह धीरे धीरे आंदोलन होना शुरू होता है। आगे है कि 1862 में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बात किया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बात कब किया जाता है? 1862 में सैन्य बल पर संधि के लिए बात किया जाता है। तोकिन में फ्रांसीसी सेना का जो प्रवेश है वो कब होता है? 1783 में। ये क्वेश्चन आएगा कि तोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश कब होता है? 1783 में। यानी इसके द्वारा वो पूरे हिंद चीन में अब अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए शुरू कर चुका था। 20वीं शताब्दी के अंत तक जो पूरा हिंद चीन होता है वह हिंद चीन पर फ्रांसीसियों का क्या होता है? आधिपत्य हो जाता है। यानी 20वीं शताब्दी आते आते जो फ्रांसीसी है वो पूरा क्या करते हैं? हिंद चीन पर कब्जा कर लेते हैं। आगे फ्रांसीसी भारत में कमजोर पड़ रहे थे। ये क्वेश्चन आएगा कि फ्रांसीसी कहाँ कमजोर पड़ रहे थे? तो फ्रांसीसी भारत में कमजोर पड़ रहे थे। अब क्वेश्चन आएगा कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? तो देखिए यहाँ पर दिया है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक प्रकार की और जो थी वो बंधुआ मजदूरी थी, ठीक ना, जिसमें मालिक के पास असीमित अधिकार होता था लेकिन मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं होता था। आगे जाएंगे, आगे कह रहा है कि फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण जो वो कहाँ से शुरू किया था? व्यापारिक नगर और बंदरगाहों से अपना क्या किया था? प्रारंभिक शोषण शुरू किया था। तोकिन के जीवन का आधार क्या था? तो तोकिन का जीवन का आधार लाल घाटी थी, ठीक ना। तोकिन का जीवन का आधार क्या था? लाल घाटी थी। कंबोडिया का जीवन का आधार मेकांग नदी का क्या था? डेल्टा क्षेत्र था। और डेल्टा क्षेत्र और कोचिन चीन का जो कंबोडिया का जीवन का आधार है वो मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र और कोचिन चीन का मेकांग नदी का डेल्टा क्षेत्र था। क्वेश्चन आएगा कि चीन से सटे राज्यों में कौन कौन सा संसाधन पाया जाता था? तो यहाँ पर आपको कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि पाया जाता था। पहाड़ी इलाकों में किस चीज़ की खेती होती थी? तो पहाड़ी इलाकों में रबड़ और मैदानी जो इलाका था वहाँ पर धान की खेती की जाती थी। यानी हिंद चीन में और जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर रबड़ की खेती और मैदानी इलाकों में धान की खेती की जाती थी। अगला है कि 1931 तक जो वियतनाम है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश होता है। क्वेश्चन आएगा कि वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कब होता है? 1931 तक। आगे है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? क्लोन कहा जाता था। जो फ्रांसीसी थे और हिंद चीन में रहते थे उनको क्लोन कहा जाता था। आगे है कि 1920 के दशक आते आते जो हिंद चीन के छात्र छात्राएं हैं उन्होंने अपना राजनीतिक दल क्या किया? बनाना शुरू किया। फिर आगे कि दुई तान हुई की स्थापना कब हुआ? 1903 में। दुई तान हुई की स्थापना 1903 में, जिसका नेता था कुआंग दे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये जो रचनाकार थे इसका नाम था फान वई चाओ। इन्हीं ने क्या किया था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर पूरे हिंद चीन में हलचल करने का काम किया था। जापान एक छोटा सा देश था उस समय और अपने से बड़े शक्तिशाली देश रूस को क्या करता है? 1905 में पराजित करता है, जिससे हिंद चीन के लोगों में क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित होती है। अब कह रहा है कि चीन में सत्ता परिवर्तन जो होता है वो सन्यास सेन के नेतृत्व में होता है। क्वेश्चन आएगा कि चीन में सत्ता परिवर्तन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सन्यास सेन के नेतृत्व में हुआ था। आगे है
कि वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो वहां के छात्रों के द्वारा किया गया था। वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना वहां के छात्रों के द्वारा किया गया था। 1924 में वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना किया गया। याद रखना कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल का स्थापना कब किया गया? 1914 में वहां के देशभक्तों के द्वारा किया गया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ। चीनी बहिष्कार आंदोलन, ये चीनी बहिष्कार आंदोलन 1919 में हुआ। क्वेश्चन आएगा कि चीनी बहिष्कार आंदोलन कब हुआ? 1919 में। और फिर कह रहा है कि हो ची मिन ने पेरिस में साम्यवादियों का क्या किया? एक गुट बनाया। ठीक ना? हो ची मिन ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। कब? 1917 में। वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना कब होता है? 1925 में। और इसको भी करने वाला कौन था? हो ची मिन। वियतनामी जो क्रांतिकारी दल है इसकी स्थापना किसने किया था? हो ची मिन ने किया था। 1925 में किया था। ये जो व्यक्ति है, यही व्यक्ति हिंद चीन का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जो पूरी तरह से हिंद चीन का इतिहास बदलकर रख देता है। फिर आगे हैं कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब होता है? 1930 में। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1930 में होता है। क्वेश्चन है कि फ्रांस जर्मनी से 1940 में क्या होता है? हार जाता है। जो फ्रांस है, जो पूरा हिंद चीन पर कब्जा किया था, यह जर्मनी से क्या होता है? हार जाता है। कब? जून 1940 में। एक संधि की तरह जापान को हिंद चीन में क्या होता है? अपनी सेना भेजने का मौका मिलता है। आई करा है कि हिंद चीन में द्वैध शासन था। द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है? कि जैसे मान लीजिए कि प्रशासन में कोई और है और गद्दी पर कोई और है, तो ये दो द्वैध शासन था। कहाँ? हिंद चीन में। और खास करके कौन सा क्षेत्र में हिंद चीन का? वियतनाम में। अब आई करा है कि फ्रांसीसी दमन के बावजूद साम्यवादी दल बचा हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि फ्रांसीसी दमन के बावजूद कौन सा दल बचा हुआ था? तो एक साम्यवादी दल था जो बचा हुआ था। आगे है कि वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया? हो ची मिन ने किया। याद रखना कि वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में होता है? तो हो ची मिन के नेतृत्व में होता है। छप्पमार युद्ध का उल्लंघन किसने किया? हो ची मिन। ये जो नाम है आपको 3 पार्ट में बड़ा मिलेगा, क्योंकि यह पूरे हिंद चीन का लोकप्रिय नाम था और इसी के नाम पर जो हिंद चीन का जो सबसे और जो बेहतर जो मार्ग था उसका नाम था हो ची मिन मार्ग, इसी के नाम पर रखा गया था। पर्ल हार्बर पर जापान क्या करता है? आक्रमण करता है। और यही आक्रमण के कारण जो अमेरिका है वो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है? शामिल हो जाता है। यानी अमेरिका का अगर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का कोई कारण है तो जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, और इसी से गुस्सा होकर वो क्या करता है? द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है। फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से बाहर कब निकलता है? 1944 में। यानी जो फ्रांस 1940 में हार गया था और जर्मनी से, लेकिन उसके आधिपत्य से बाहर कब निकल जाता है? 1944 में। पोट्सडम घोषणा होता है और इस घोषणा की तरह और जो अमेरिका है, अमेरिका के सामने जो जापान है वो क्या करते हैं? आत्मसमर्पण करता है। क्वेश्चन आएगा कि जापान ने किस घोषणा की तरह अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो पोट्सडम घोषणा की तरह। 2 सितंबर 1945 को वियतमिन के नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना की जाती है, जिसका प्रधान हो ची मिन बनता है। अन्नाम का शासक बाओदई था। क्वेश्चन आएगा कि अन्नाम का शासक कौन था? तो बाओदई था। ठीक ना? लेकिन ये 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़कर भाग जाता है। कहाँ? पेरिस भागता है। फ्रांस ने अपने विशाल साम्राज्य को किसमें बदल दिया? यूनियन में। क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस ने अपने विशाल साम्राज्य को किसमें बदल दिया? यूनियन में बदल दिया। जापानी सेनाओं के हटते ही फ्रांसीसी सेना कहाँ पहुंचती है? सैगान में पहुंचती है। क्वेश्चन याद रखना कि जब जापानी सेना हिंद चीन से हटती है तो जो फ्रांसीसी सेना है कहाँ पहुंचती है? सैगान पहुंचती है। 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच में एक समझौता होता है जिसे हनोई समझौता कहा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि हनोई समझौता कब हुआ था? 6 मार्च 1946 को हुआ था। किसके बीच? वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था। आगे हैं कि बाओदई को पेरिस से बुलाकर क्या होता है? दक्षिणी वियतनाम का शासक बनाया जाता है। फिर आगे जाएंगे तो इसमें आगे कह रहा है कि पूरा जो विश्व था कितने भागों में बैठा था? तो 2 भागों में बैठा था, एक पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी। कह रहा है कि 1949 में हो ची मिन चीनी गणराज्य को स्वीकार करता है। क्वेश्चन आएगा कि हो ची मिन ने चीनी गणराज्य को कब स्वीकार किया?
1949 में। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि अब अमेरिका भी हमको क्या करेगा, टॉर्चर करने वाला है, और इसीलिए वह चाहता था कि हम चीनी और जो रूसी और जो साम्राज्य है उसके हम अंडर में रह जाए, ताकि ये दोनों हमारा देश सहायता करेंगे। फिर आगे हैं कि रूस एवं चीन ने वियतनाम को एक गणराज्य की मान्यता देती है कब? 1950 में। जो रूस और चीन है वो वियतनाम को एक गणराज्य की मान्यता देती है कब? 1950 में। आगे हैं कि हिंद चीन की स्थिति 1950 में क्या होती है? अधिक जटिल हो जाती है, यानी जिस प्रकार का स्थिति होता है वो काफ़ी जटिल होता है। कब? 1950 में। दियन बियन फू पर गुरिल्ला सैनिक क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, और इस आक्रमण में जो हार होता है वो फ्रांस का होता है, यानी पूरी तरह से फ्रांसीसी सेना क्या होती है? गुरिल्ला सैनिकों से हार जाती है, और उसके लगभग 16,000 सैनिक क्या करते हैं? आत्मसमर्पण करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि किस युद्ध में फ्रांसीसी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था 16,000? तो दियन बियन फू पर गुरिल्ला सैनिकों के बीच और फ्रांस के बीच यह युद्ध होता है, भयंकर, पूरा भयंकर होता है, जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार होती है और उसके 16,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं। अमेरिका ने वियतनाम में कौन सा नीति अपनाई? ये क्वेश्चन अच्छा है। तो उन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाया था। मई 1954 में जनेवा समझौता, पूरा पार्ट का सबसे वीवीआई क्वेश्चन, कि जनेवा समझौता कब हुआ था? मई 1954 में वियतनाम को पूरे 2 भागों में क्या किया था? बांटने का काम किया था। तो क्वेश्चन आएगा कि किस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांटा था? तो जनेवा समझौता मई 1954 में हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि हुआ आंदोलन कैसा था? तो यह बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू किया गया था। हुआ आंदोलन कैसा था? बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी, जो 1939 में शुरू किया जाता है। आगे हैं, लाओस की राजनीतिक सीमा पूरब में किसको छूती थी? तो पूरब में वियतनाम की सीमा को छूती थी। फुंगसाली एवं हाउस ऑफ फ्रांस पर किसका प्रभाव था? साम्यवादियों का प्रभाव था। जनेवा समझौता की देखभाल करने के लिए एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि जेनेवा समझौता की देखभाल करने के लिए क्या होता है? त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन होता है, जिसका सदस्य भारत, कनाडा और पोलैंड था। आगे है कि अमेरिका समर्थित बहुदलीय सरकार का संचालन कौन कर रहा था? तो न्यू दिम कर रहा था। अमेरिका समर्थित बहुदलीय सरकार का संचालन कौन कर रहा था? न्यू दिम कर रहा था। अब उसी समय क्या होता है कि वहाँ पर 3 भाइयों का आगमन होता है चीन में। पहला था राजकुमार सुवनफुम्मा जो तटस्थवादी था। दूसरा था राजकुमार सुफनबोंग जो पाथिक लाओ के नाम से विख्यात था। और तीसरा था राजकुमार फुमिनोसवान। ये तीनों चचेरे भाई थे, लेकिन तीनों आपस में लड़ रहे थे। फिर आगे करा है कि 25 दिसंबर 1955 को लाओस में राष्ट्रीय सरकार का गठन होता है। क्वेश्चन आएगा कि लाओस में राष्ट्रीय सरकार का गठन कब होता है? 25 दिसंबर 1955 को। और ये किसके नेतृत्व में? तो सुवनफुम्मा के नेतृत्व में होता है। लेकिन फिर ये तीनों भाई थे, आपस में लड़ना शुरू करते हैं। 1957 में पाथिट लाओ सुवनफुम्मा से क्या करता है? समझौता करता है। पाथिट लाओ किस विचार का व्यक्ति था? तो वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति था। मई 1961 में 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि 14 राष्ट्रों का सम्मेलन कब बुलाया जाता है? मई 1961 में। फिर आगे हैं, पाथिट लाओ ने जार्ज के मैदान पर कब्जा कब किया था? 1970 में। 1971 में हजारों वियतनामी सैनिक लाओस में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। 1954 में स्वतंत्र राज्य बनाने के बाद कंबोडिया में असंवैधानिक राजतंत्र को क्या होता है? स्वीकार किया जाता है, और राजकुमार नरोत्तम सिंह को वहाँ शासक माना जाता है। तो 1954 में जो कंबोडिया है वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाती है, और वहाँ राजकुमार नरोत्तम सिंह को शासक माना जाता है। नरोत्तम सिंह कराए नरोत्तम सिंह 1954 में ही कंबोडिया में क्या किया? और गुट निरपेक्षता की तटस्थता की नीति पर कायम था। अब आगे हैं कि अमेरिका थाईलैंड से क्या करता था? उकसाकर कंबोडिया को तंग करवाने का काम करता था। 1963 में सिहनुक ने अमेरिका से किसी प्रकार से कहता है कि हमें सहायता नहीं चाहिए, मदद लेने से इनकार कर देता है। मई 1965 में अमेरिका और वियतनाम के साथ मिलकर
कंबोडिया के सीमावर्ती गांव में आक्रमण कर देता है। 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा करवाती है हवाई जहाज से, और इसमें होता यह है कि 40,000 एकड़ में लगा और जो रबड़ का फसल होता है वो नष्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना कि 1969 में और जहर से क्या होता है, हवाई जहाज की वर्षा कराई जाती है और जहर की, जिसमें 40,000 एकड़ में जो फसल होता है बिल्कुल क्या होता है, वह नष्ट हो जाता है। अब आगे है, अमेरिकी षड्यंत्र के कारण दक्षिणपंथियों ने वियतनाम के दूतावास के समक्ष क्या किया, उग्र प्रदर्शन करने का काम किया। 18 मार्च 1970 को कंबोडिया की राष्ट्रीय संसद ने नोरोत्तम सिन्हुक को क्या करती है, सत्ता से हटाने का काम करती है। नोरोत्तम सिन्हुक के बाद जनरल लोन नोल की क्या होती है, नेतृत्व में अमेरिका समर्थित सरकार बनती है, लेकिन यह भी सरकार ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है। 1970 में सिन्हुक ने नई सरकार के विरुद्ध क्या किया, युद्ध छेड़ दिया। क्वेश्चन आएगा कि नई सरकार के विरुद्ध कब छेड़ा जाता है सिन्हुक के द्वारा, अप्रैल 1970 में। अब आगे कह रहा है जकार्ता सम्मेलन कब हुआ था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जकार्ता सम्मेलन 16 मई 1970 को होता है। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को एक गणराज्य की मान्यता मिलता है। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को एक गणराज्य का मान्यता दिया जाता है। 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया के सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा करवाई थी, और मैंने बताया था कि इसमें 40,000 एकड़ का क्या हुआ था, फसल बर्बाद हुआ था। अब आगे देखो, 18 मार्च, ये भी मैंने बताया था, शायद दो बार हो गया है, करा है। जकार्ता सम्मेलन कब हुआ था, 16 मई 1970 को। जकार्ता सम्मेलन 16 मई 1970 को हुआ था। अब देखो करा है कि जनरल लोन नोल और सिन्हुक के बीच कितने वर्षों तक युद्ध हुआ था, 5 वर्षों तक। यानी जो जनरल लोन नोल और सिन्हुक के उस दोनों के बीच में 5 वर्षों तक लंबा युद्ध लड़ा गया था, लेकिन इसमें जो जीत होती है वह सिन्हुक की जीत होती है। अप्रैल 1975 में कंबोडिया का गिरोह समाप्त हुआ। क्वेश्चन आएगा कि कंबोडिया का गिरोह कब समाप्त होता है, अप्रैल 1975 में, और सिन्हुक को वहां का राष्ट्राध्यक्ष बनाने का काम किया जाता है। 1978 में सिन्हुक ने राजनीति से संन्यास ले लिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि सिन्हुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया, 1978 में कहता है कि अब हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो करना था देश के लिए हम कर चुके हैं। कंबोडिया का नाम बदल कर क्या रखा गया था, कंपुचिया। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि कंबोडिया का नाम बदल कर क्या रखा गया था, कंपुचिया रखा गया था। राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन 1960 में होता है। राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कब होता है, 1960 में। फिर एक कि दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कब होती है, 1961 में। सितंबर 1961 में शांति को खतरा नाम से क्या होता है, श्वेत पत्र जारी करता है, कौन, अमेरिका। आगे हैं 1962 के शुरुआत में अमेरिका ने अपने 4000 सैनिकों को क्या करता है, सौगान भेजता है दक्षिणी वियतनाम की मदद के लिए। 1963 में सेना ने विद्रोह कर न्यू दिन दियों को मार दिया। यह दक्षिणी वियतनाम जो सरकार था बौद्धे के नेतृत्व में उसका संचालन कर रहा था, लेकिन 1963 में सेना क्या करती है, इसको विद्रोह करके मार देती है। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण करके कुछ सैनिक जो अड्डा था उसको तबाह कर देता है। प्रसिद्ध दार्शनिक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि किस दार्शनिक ने अपना अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी ठहराया था वियतनाम युद्ध के लिए, तो वो था रसेल, और इसने अपना अदालत लगाकर अमेरिका वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी ठहराने का काम किया था। युद्ध के कारण अमेरिका के 2 से 2.5 अरब डॉलर नुकसान हो रहा था प्रति वर्ष। यानी जब अमेरिका युद्ध लड़ रहा था तो उससे 2 से 2.5 अरब डॉलर नुकसान हो रहा था। एजेंडारेज एक शहर था जिससे तुरंत पेड़ की पत्तियां क्या होती थी, झुलस जाती थी, और पेड़ क्या होता था, तुरंत मर जाता था। त्रिआयु, ये वियतनाम में देवी की तरह पूजी जाती है। जो त्रिआयु है वह वियतनाम में एक देवी की तरह पूजने का काम किया जाता है। वियतनाम ने 1968 में अमेरिका के शक्ति के प्रतीक पूर्वी पेंटागन पर क्या करता है, आक्रमण करता है, और बोलता है कभी हमारे पास क्या है, क्षमता है कि तुम जैसे देशों को सामना कर सकता हूं। 1968 में पेरिस में शांति वार्ता शुरू होती है और 6 माह तक ये वार्ता चलती है, लेकिन सफल नहीं होती है। 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल दक्षिणी वियतनाम के मुक्ति क्षेत्र में वियतनाम सरकार गठन की घोषणा करती है।
अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए कितनी सूत्री योजना की घोषणा की थी? तो 5 सूत्री योजना की घोषणा की थी, लेकिन यह बात वियतनाम के लोग मानने से इनकार कर देते हैं। माइली गांव की घटना, ये जो माइली गांव है यह दक्षिणी वियतनाम के गांव है। 27 फरवरी 1973 को पेरिस और वियतनाम युद्ध के समझौता होता है। 27 फरवरी 1973 में पेरिस में वियतनाम और अमेरिका के बीच क्या होता है? युद्ध के लिए समझौता होता है। अप्रैल 1975 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का पूर्ण एकीकरण किया गया। क्वेश्चन आएगा कि उत्तरी, ये क्वेश्चन अच्छा है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का पूर्ण एकीकरण कब होता है? अप्रैल 1975 में, यानी पूरी तरह से अब लड़ाई खत्म होती है। अमेरिका और वियतनाम के बीच जो युद्ध चला था वह लगभग 7 दशकों से अधिक चला था। अमेरिका वियतनाम युद्ध में 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुआ था। याद रखिएगा कि अमेरिका वियतनाम जो युद्ध चला उसमें कितने करोड़ डॉलर खर्च हुआ था? 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुआ था। और इसमें सबसे अधिक खर्चा जो हुआ था अमेरिका को हुआ था, जिसमें, और इस युद्ध में अमेरिका के लगभग हमको लगता है कि इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 36,000 से अधिक सैनिक मारे गए थे और लगभग 3 लाख जो सैनिक हुए थे वह घायल हुए थे। युद्ध के दौरान दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए थे, यानी उनसे कम मारा गया था, और यहाँ इसके सैनिक 18,000 मारे जाते हैं। अमेरिका वियतनाम युद्ध में अमेरिका का 48 हेलीकॉप्टर और 36 अनगिनत टैंक क्या होता है? नष्ट हो जाता है, यानी सबसे जो क्षति पहुँचता है वह अमेरिका को पहुँचता है। तो इस प्रकार से ये जो 3 पार्ट था हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ये जो मुख्य जो टॉपिक था वो खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।